दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे भारत सरकार ने 29 जुलाई को मंजूरी दी। उसके ऊपर हम आज बात करेंगे कि उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, जो प्रमुख बातें हैं उनमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं जो आज के हिसाब से। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें को हम आज लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे चर्चा करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। हमारी शिक्षा नीति की जो हिस्ट्री है वो कब कब लागू हुई थी, इससे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हमारे देश में पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लाई गई, लेकिन 1992 में एनसीईआरटी ने उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किए और फाइनली जुलाई 2020 में ये तीसरी शिक्षा नीति आई है जो भारत सरकार ने अप्रूवल भी दिया है। लेकिन इसके लिए जो ये नई शिक्षा नीति आई है इसके लिए अक्टूबर 2015 से ही प्रयास किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2015 में भारत सरकार ने TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। कमेटी ने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी, लेकिन भारत सरकार को हो सकता है कुछ उसमें खामियां दिखी होंगी, कुछ भी रीजन रहा होगा। उस रिपोर्ट की न मानते हुए एक दूसरी कमेटी गठित करने का भारत सरकार ने फैसला लिया। एक दूसरी कमेटी जून 2017 में गठित की जाती है के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगभग 2 साल बाद 31 मई 2019 को भारत सरकार को अपनी ड्राफ्ट मसौदा सौंपा। भारत सरकार ने लगभग 2 महीने का समय भारतीय जनता को दिया उस पर सुझाव देने के लिए। उस ड्राफ्ट पे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, आप उस पर सुझाव भारत सरकार ने मांगा। 2 महीने के बाद भारत सरकार ने फाइनली 29 जुलाई 2020 को ये नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। इसमें क्या क्या बातें हैं उसको हम आज समझेंगे। देखिए दोस्तों, इसकी जो मुख्य बातें हैं उसको हम जान लेते हैं मोटा मोटी। ये शिक्षा की पहुंच को आसान बनाने की बात करती है, यानी शिक्षा की पहुंच सबके पास हो, सब तक पहुंचे शिक्षा, इसकी बात ये नई शिक्षा नीति में कही गई है। शिक्षा में समानता लाने की, यानी इक्वलिटी इन एजुकेशन की बात करती है शिक्षा नीति। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करती है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। तकनीकी शिक्षा का विकास हो, इसकी बात करती है। जो भाषाई बाध्यताओं को दूर करने की बात इस शिक्षा नीति में कही गई है। इसका मतलब कि कोई भी स्टूडेंट जिस भाषा में पढ़ना चाहे वो भाषा में अवेलेबल होगा मटेरियल, इसकी बात ये नई शिक्षा नीति करती है। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधा देने की बात की गई है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात इस नई शिक्षा में नीति में की गई है। तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है, यानी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने की बात इस नई शिक्षा नीति में की गई है। छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और इनोवेशन की भावना को विकास करने की बात इस नई शिक्षा नीति करती है, यानी नवाचार की भावना यानी इनोवेशन की भावना को विकास करने की बात ये नई शिक्षा नीति करती है। इस शिक्षा नीति के अनुसार की जाएगी। रचनात्मक सोच होगा, तार्किक निर्णय लेने की क्षमता विकसित किया जाएगा, ये बात ये शिक्षा नीति करती है। दोस्तों इस शिक्षा नीति में कुछ और बड़े बड़े लक्ष्य रखे गए हैं, उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या बड़े लक्ष्य इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है। दोस्तों 2030 तक 100% लिटरेसी प्राप्त करने का लक्ष्य इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है। 2025 तक हमारे जो लेबर क्लास हैं, जो वर्किंग क्लास, जो दिहाड़ी मजदूर है, उसके बच्चों के लिए 50% लिटरेसी लाने की बात उनमें की गई है, जो अभी लगभग 10-15% के आसपास है। उनको 50% तक लाने की बात 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। 2035 तक 50% इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में लाने की बात कही गई है। जो अभी जो रेशियो है इनरोलमेंट का वो लगभग 26 से 27% के आसपास है, तो उसको 50% 2035 तक लाने की बात कही गई है। 2 करोड़ चिल्ड्रेन को, ये मोटा मोटी बात मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर की क्या बड़े बड़े चेंजेस हैं वो मैं आपको फिर से बता दूंगा, बोर्ड पे थोड़ी बहुत खींचेंगे लाइन। 2 करोड़ चिल्ड्रेन को जो अभी एजुकेशन से बाहर चले गए हैं उनको वापस लाने की बात ये नई शिक्षा पॉलिसी कहती है। इस पर वो जोर देती है, इसको वापस लाने की बात कहती है। और MHRD का नाम इस नई शिक्षा नीति में बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि MHRD तो समझ ही नहीं आता था ये क्या चीज़ है। तो ये अच्छी बात है कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दी गई है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ बड़े बदलाव को जो किया गया है नई शिक्षा नीति के द्वारा। दोस्तों 10+2 को जो हमारी पहले शिक्षा नीति थी उसको बदल के 5+3+3+4 में बांट दिया गया है। दोस्तों इसका मतलब समझिए, यानी ये 12 हो रहा है और ये 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15 हो रहा है। इसका मतलब समझिए, ये जो 5 बरस गिनती किया गया है इसमें 3 बरस प्री प्राइमरी की गिनती किया गया है। इसका मतलब कि बच्चा
3 बरस से ही पढ़ना शुरू कर देगा और स्कूल यानी आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में जाना शुरू करेगा, पढ़ना शुरू नहीं करेगा, और स्कूल जाने की जो आदत है वो उसको 3 साल से भेजना पड़ेगा। इसमें ये व्यवस्था नहीं की थी, यहाँ पर व्यवस्था थी 5-6 वर्ष से बाद, 5 वर्ष के बाद और स्कूल में जाता था बच्चा, लेकिन यहाँ पे प्री प्राइमरी यानी 3 वर्ष से स्टार्ट होगा, 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी में बच्चा आ जाएगा या प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी का मतलब आप समझते हैं नर्सरी, LKG, UKG जो होता है, जो अक्सर ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में होता है, सरकारी स्कूल में तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कहीं कहीं हो सकता है, वरना हर जगह तो नहीं है। तो ये जो प्री प्राइमरी है ये 3 साल को शामिल किया गया है ये नई शिक्षा नीति में, जिसके वजह से ये 5+3+3+4 में बांटा गया है। 5 में 2 भाग में बांटा गया है 5 को, एक तो प्री प्राइमरी और क्लास 1 से क्लास 2 तक। प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी में पढ़ाई दी जाएगी और 1 से जब 6 वर्ष का बच्चा हो उसके बाद में फर्स्ट क्लास में इसका दाखिला होगा और फिर ये सेकेंड क्लास तक इसमें 5 में आ जाएगा। जो तीसरा स्टेज है 5+3 का मतलब है 3+5, यानी इसमें 3 क्लास से लेके 5 क्लास तक बच्चा पढ़ेगा। फिर ये 3 का मतलब है 6 से लेके 8 तक, और फिर ये 4 का मतलब है ये 9 से लेके 12 तक। अब समझिए इसका नाम क्या दिया गया है। ये जो पूरा 5 वर्ष है इसको बोला गया है फाउंडेशनल। ये जो 3 वर्ष है इसको बोला गया है प्रीपैरेटरी यानी प्रारंभिक। ये 3 जो है इसको बोला गया है 6 से 8 का, 6 से जो 8 का क्लास होगा वो मिडल जैसा अभी भी है, और 9 से 12 का ये पूरा जो शामिल किया गया है इसको बोला गया है सेकेंडरी के अंदर। अब एज की समझिए तो आंगनबाड़ी में जब बच्चा जाएगा या प्री प्राइमरी में जाएगा तो उसका एज 3 होगा और 6 वर्ष तक यहाँ पे उसको रखा जाएगा, वहाँ पे इसकी विकास किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा। और ये क्लास 1 से 2 होगा जब, तो वो 6 वर्ष की आयु में पहला में जाएगा और 8 वर्ष तक यहाँ रहेगा। फिर 5 से जब 8 में जाए, 3 से 5 यानी ये तीसरा स्टेज होगा, इसमें उसकी एज होगी 8 से 11। ये जो तीसरा स्टेज होगा उसमें से होगा एज 11 से 14, और जब ये चौथा स्टेज में आएगा तो उसमें एज हो जाएगी 14 से 18 ईयर। तो ये इस तरह से डिजाइन ये नई शिक्षा नीति को किया गया है। ये 10+2 को 5+3+3+4 में बांटा गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे प्री प्राइमरी यानी प्रारंभिक स्टेज में बहुत ही ध्यान दिया गया है और इसमें बच्चों का विकास हो इसका काफ़ी ख्याल रखा गया है। सबसे ज़्यादा जोर जो है यहाँ पे काफ़ी जोर दिया गया है प्री प्राइमरी, ये जो 5 वर्ष का जो एजुकेशन है इस पर काफ़ी जोर दिया गया है। और इसके लिए ECCI के अंदर काफ़ी जोर दिया गया है। ECCE यानी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इसमें बहुत सारी चीज़ शामिल किया गया है। इसमें बच्चों को विकास के लिए हर तरह का खेल, उसका मन लगे वहाँ पे उसका पूरा विकास हो सके, उसका सेहत का देखभाल हर तरह से यहाँ पे उसका ख्याल रखा जाएगा इस 5 ईयर के में। और हल्का हल्का उसको नंबर, उसके शेप दिया जाएगा, उसको फिगर पहचानने की बात कही गई है। यानी ये जो 5 ईयर है इसमें जो एजुकेशन पॉलिसी है काफ़ी जोर देती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये रिसर्च बताती है कि 85% बच्चों का दिमाग का विकास जो होता है वो लगभग 5 से 6, 7, 8 वर्ष तक हो जाता है। इसलिए भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है उसमें इस स्टेज पे काफ़ी जोर दिया गया है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए और कि इस 5 क्लास तक, यानी ये जो 5 स्टेज है यानी और यहाँ तक यानी 5 क्लास तक शिक्षा जो है, जो माध्यम होगा शिक्षा का वो क्षेत्रीय होगा या कोई नेशनल लैंग्वेज होगा, उसमें आप दे सकते हैं। ये कहा गया है कि जहाँ तक पॉसिबल हो 5 क्लास तक आपको शिक्षा जो है वो देना है मातृभाषा में या वहाँ की जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होगी उस भाषा में आपको शिक्षा देना है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। ये बात न्यू शिक्षा पॉलिसी में लिखी गई है। दोस्तों ये जो उसके बाद 6 क्लास से जब स्टार्ट होता है तो इसमें क्या किया गया कि 6 क्लास तो होगा ही, इसमें क्या किया वोकेशनल क्लास भी स्टार्ट करने की बात कही गई है। इसका मतलब कि आप क्लास करते हुए आप साइड से कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का प्लम्बर का काम सीखना चाहता है, कोई लड़की ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहती है या सिलाई सीखना चाहती है, कोई भी लड़का पेंटिंग करना चाहता है, डांस में इंटरेस्टेड है, तो इस तरह के जितने भी चीज़ हैं वो उसको यहाँ 6 क्लास से अलाउ कर दिए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स कहने का मतलब 6 क्लास से अलाउ करने की बात कही गई है इस शिक्षा पॉलिसी में। दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम होगा, जो 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम होंगे उसको उसी तरह से रखा गया है, लेकिन इसको साल में 2 बार कर दिया गया है। साल में अभी आप 2 बार एग्जाम उसको दे सकते हैं, ऑप्शनल कर दिया गया है इसको। साल में एक में जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दूसरा जो एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, वो ऐसा आप कर दिया गया है। अब ये 9 और 10 का जो एग्जाम होंगे बोर्ड एग्जाम वो इस तरह से यानी साल में 2 बार आप दे सकते हैं। ये सुविधा अब स्टूडेंट के लिए कर दी गई है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जो किया गया है इसमें बैगलेस
भी सिस्टम किया गया है कि कुछ दिन ऐसे होंगे स्कूल के जिसमें बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको अलग से स्किल सिखाया जाएगा, या आप जो वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं उसके रिलेटेड पढ़ाई कराई जाएगी। यानी जो पूरी बस्ता का जो बोझ होता है, मैं भी देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उन पे बैग इतना भारी होता है, इतने किताब होते हैं, तो समझ नहीं आता कि इनका किस तरह से विकास होगा। तो ये जो चीज़ है उसको भी ध्यान रखा गया है, और जो पाठ्यक्रम है उसको छोटा करने का और उसमें नई पद्धति इनोवेशन लाने का भी ध्यान रखा गया है। इस तरह के विकास इसमें किया गया है। उसके बाद जब आप 12वीं पास करते हैं तो अभी जो सिस्टम है उसमें अगर आप कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो तमाम यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्जाम लेती हैं, लेकिन उसके लिए एक क्या किया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाने का बात कही गई है नई शिक्षा नीति में। ये टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो होगा ये क्या करेगा, ये एक कॉमन एग्जाम ले लेगा, एंट्रेंस एग्जाम लेगा, और उसके बाद जिसको भी जिस तरह से जिस यूनिवर्सिटी में जाना होगा, यूनिवर्सिटी जिस तरह से पिकअप करना चाहेगी स्टूडेंट को, वो वहाँ से वो कर लेगी। तो यानी हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग जो एग्जाम होता है वो अब नहीं होगा, एनटीए एक एजेंसी होगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो अब इस चीज़ को कंडक्ट करेगी और एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। फालतू एग्जाम से बोझ से स्टूडेंट को बच जाएंगे। अगर मैं दोस्तों बात करूँ ग्रेजुएशन की, जब आप एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में तो उसको भी काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाया गया है। अगर आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो 4 साल का एक्चुअल में रखा गया है ऐसे फर्स्ट ईयर में, लेकिन ये बात है कि आप फर्स्ट ईयर में भी छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री दी जाएगी। अगर दूसरे ईयर में अगर आप किसी रीजन से आप छोड़ते हैं दूसरे ईयर पूरा करके तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, और तीसरे में ईयर में अगर आप छोड़ते हैं ग्रेजुएशन तो आपको डिग्री दी जाएगी। लेकिन अगर 4 ईयर का पूरा करते हैं तो शोध के साथ डिग्री दी जाएगी। ये इसका जो चेंज लाया गया है, ये चेंज बहुत बड़ा चेंज लाया गया है, जो कि अच्छी बात है स्टूडेंट के लिए, ये बात कही गई है। और एक बात और कि इसमें और भी कभी अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स ले लिए हैं, डिप्लोमा कोर्स ले लिए हैं और फिर कभी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो लाके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बातें इसमें कही गई है। और इन सब के लिए जो इस शिक्षा के लिए एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया गठित करने की बात की गई है, जो इनका कंडक्शन के लिए, ये पूरी यूनिवर्सिटी है, इनको संचालन के लिए HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन करने का बात किया गया है। इसके अंदर 4 एजेंसियां काम करेगी, 4 जो इसके आयोग होंगे वो काम करेंगे। NHERC काम करेगा, वो नियमन के लिए होगा, नियम कैसे क्या होंगे उसके लिए ये काम करेगा। GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी सामान्य शिक्षा परिषद, शिक्षा कैसे दी जाएगी मानक निर्धारण करने का काम GEC काम करेगा। HEGC यानी हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, वित्त पोषण का काम जो करेगा वो HEGC करेगा। और नेशनल क्रेडिट काउंसिल यानी राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी मान्यता प्राप्त करने का जो काम होगा वो ये 4 एजेंसी काम करेगी। यानी कहने का मतलब कि जो UGC अभी काम करती है वो सब काम एक केवल UGC करती है, उसको क्या कर दिया गया है कि HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत 4 बॉडी अलग अलग बना दी गई है और उसको अलग अलग काम दे दिया गया है। ये इस नई शिक्षा नीति के अनुसार किया गया है, जो कि अलग अच्छी बात मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, सारा काम अलग अलग होगा। लेकिन कुछ बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी और काम जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा, ये बात भी कही जा रही है। और कुछ बात है इसमें दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है, यानी एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन खोला जाएगा। वो क्या करेगा कि रिसर्च को बढ़ावा देगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद MA करना चाहते हैं, अगर आपने 4 साल की डिग्री ली है, अगर यानी जो ग्रेजुएशन में आपने अगर 4 साल की डिग्री ली है, डिग्री प्लस शोध किया है, तो सिर्फ आपको MA में PG में सिर्फ 1 साल देना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 साल की ग्रेजुएशन किया है, डिग्री लिया है केवल, तो फिर आपको 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करने पड़ेंगे। अगर आप PhD करना चाहते हैं और 4 साल का ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं तो फिर आपको PG करने की जरूरत नहीं है। वो जो आपके साथ जो डिग्री प्लस शोध है उसके बाद सीधा आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। ये बदलाव भी किया गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार। मैंने आपको बताया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फंक्शनिंग एज अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड कल्चर, यानी जो इस कल्चर को बढ़ाने के लिए, रिसर्च की संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक रिसर्च सेंटर, रिसर्च फाउंडेशन खोलने की बात इसमें कही गई है। एक ऑटोनोमस बॉडी खोलने की बात की गई है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम विल बी क्रिएटेड, यानी एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम क्रिएट किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा स्टूडेंट के लिए, जहां पे वो अपनी आइडिया का एक्सचेंज कर सकें और टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से कॉन्टेक्ट हो सके और अपनी आइडिया को बढ़ा सकें टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन, यानी ऑनलाइन एजुकेशन को भी बढ़ावा देने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के डेट में
ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम है शिक्षा ग्रहण करने का, तो उसको भी बढ़ावा देने के बाद भी और डिजिटल एजुकेशन की बढ़ावा देने के बाद ये नई शिक्षा नीति करती है ओपन एंड डिजिटल लर्निंग। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ओपन एंड डिजिटल लर्निंग, जैसे भी 10वीं क्लास में ओपन है, NIUS है और ये इग्नू है, जैसे हमारी बॉडी है, इनको बोला गया है कि नीचे क्लास के भी 3, 5, 8 क्लास के भी ये चीज़ जो है इसको भी अंदर अपने लाएं, ये बात कही गई है। जो नीचे तबके के जो स्टूडेंट हैं उनके प्रोत्साहन के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट SC ST OBC एंड अदर SEDG, यानी जो भी नीचे तबके के छात्र हैं जो इकोनॉमिकली जो उतना स्ट्रांग नहीं है उनको भी सपोर्ट करने की बात की गई है और उनके लिए स्कॉलरशिप देने की बात कही गई है। और जो प्राइवेट जो हायर एजुकेशन है उनको ये बोला गया है कि वो अपने स्टूडेंट को ही जो स्कॉलरशिप है वो प्रदान करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये बात इसमें नई शिक्षा नीति में कही गई है। जो डिसेबल छात्र हैं यानी जो फिजिकली चैलेंज छात्र हैं उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था करी जाने की बात कही गई है इसमें कि वो रेगुलर क्लास ले सकें और हायर एजुकेशन में भी और स्कूलिंग में भी वो रेगुलर अटेंड कर सके क्लास, ऐसी व्यवस्था बनाए जाने की बात इस एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। टीचर के लिए जो टीचर की वैकेंसी होती है उनके लिए कहा गया है कि वो 4 साल के इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स होगा, उसमें वो अगर वो उत्तीर्ण होते हैं उसको लिए B.Ed करना पड़ेगा। उसके बाद जो टेस्टिंग एजेंसी होती है, जो स्टेट की होती है, सेंट्रल की होती है, उसको भी स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है, उसमें भी काफ़ी चेंज लाने की बात कही गई है। उसके बाद टीचर आप बन सकते हैं, यानी पहले की अपेक्षा ज़्यादा क्वालिटी के टीचर अब होंगे, ये बात इस नई शिक्षा नीति में कही गई है। तो दोस्तों ये रहा सारा बात जो नई शिक्षा नीति का जो मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारी बातें हैं जो छूट गई हैं इसमें, अगर आप इच्छुक हैं उसको जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा, कहीं भी आपको बहुत डिटेल तो मिलेगी नहीं, तो आप MSRD की वेबसाइट पे जाइए। जैसा कि वहीं से मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डाली गई है, लगभग 66 पेज का है वो PDF MSRD के न्यू शिक्षा पॉलिसी का जो है, उस पर आप जाइए, उसको पढ़िए, बढ़िया से देखिए। मिला जुला के अगर मैं बात कहूँ तो नई शिक्षा नीति में ऐसी कोई चीज़ नहीं है बढ़िया जो इसको छोड़ा गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, जैसा भी लगा हो आप कमेंट्स में बताइएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।